जो आज के दिन में अल्पसंख्यक धर्म के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, या अगर सरना धर्म कोड भी लागू हो जाए तो सरना धर्म के भी लोग, और ये सभी कुल मिला के 27% आबादी है पूरे देश में। आज जो वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, ये शुरुआत है पूरे देश भर के 27% आबादी और उनके आस्था के ऊपर ये एक बहुत बड़ा आक्रमण है। ये वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, आज ये मुसलमान समाज से शुरुआत की गई है, मगर ये इसका अंत कहाँ होगा? आज मुसलमान समाज है, कल अल्पसंख्यक के बौद्ध समाज होंगे, सिख समाज होंगे, सरना समाज होंगे, ईसाई समाज होंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो संविधान में इन धर्मों को अपने प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए। चाहे संविधान का हम आर्टिकल 14 का बात कर ले, आर्टिकल 25 का बात कर ले, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30, ये सभी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक धर्मों को यहाँ पे इस देश में दिया गया है ताकि वो अपने तरीके से अपने धर्म का पर्सनल लॉज के तहत प्रोटेक्शन कर सके। और आज मुस्लिम धर्म से शुरुआत की गई है वक्फ बोर्ड में संशोधन लाके, और आगे आप देखेंगे, हम लोग जरूर इस चीज को हम लोग अनुभव करेंगे कि इस तरह का खेल हर एक अल्पसंख्यक के साथ इस देश में होने वाला है। ये जो राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कशन के तहत इस बिल को लाया गया, ये सरासर एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास था। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नियमों को, ऐसे बिल्स को पारित किया है पार्लियामेंट से जिसमें आज तक डिस्कशन तक नहीं हुआ, मगर 8 घंटे चले हैं डिस्कशन लोकसभा में, राज्यसभा में। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि हाँ, पार्लियामेंट रात के 1 बजे तक कार्य चला है। ये नैरेटिव करने का प्रयास है। हम लोगों को समझना होगा कि बीजेपी का कंटेंट क्या है और इंटेंट क्या है। कंटेंट जो ये लोग दिखा रहे हैं मीडिया में, समाज में, और इंटेंट आज वो है जो हम लोग यहाँ से खुलासा करने वाले हैं। इन लोगों ने केवल और केवल झूठ परोसा है इस नैरेटिव के माध्यम से। वक्फ बिल में जो संशोधन लाए हैं ये लोग, इसका पहला कारण ये लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का उत्थान करना चाह रहे हैं। आज देश में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा मुसलमान है जिसको आप पूछेंगे कि बीजेपी आपका हितैषी है या नहीं, तो वो क्या जवाब देगा, ये आप भी मीडिया बंधु भी इस बात को जानते हैं। आज जिस समाज को आप लगातार उनके धार्मिक आस्था को आप चोट पहुंचाते हैं, आप उनको मुगलों का वंशज कहते हैं, आपके नेता लगातार उनके समाज को गाली देते हैं अपने राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, वैसे लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम समाज का भलाई चाहते हैं। ये केवल और केवल नैरेटिव है, इसके पीछे असलियत यही है। और 8 घंटा चर्चा करने के पीछे कारण यही है कि ये दिखलाना चाहते हैं कि ये देश अल्पसंख्यकों का नहीं है, वो 27% आबादी का नहीं है ये देश। यहाँ पर्सनल लॉज आपका नहीं चलेगा, पर्सनल लॉज अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ बीजेपी नियम कानून बनाएगी। अगर आपको नियम कानून, उस नियम कानून के तहत रहना है तो रहे, अन्यथा इस देश को छोड़े। कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को हम लोग प्रतिनिधित्वता देना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ बीजेपी के लोगों से, आपके कितने सांसद हैं जो मुसलमान हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो या आपके लोकसभा में हो? आपकी विधानसभा में कितनी महिला विधायक बैठी हुई हैं जो मुस्लिम धर्म से आती हैं? आप इन्हीं मुस्लिम महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं और आज आप उनकी प्रतिनिधित्वता का बात कर रहे हैं। अगर यही प्रतिनिधित्वता आप देना चाहते हैं तो बीजेपी के लोग घोषणा करें कि अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, लगभग 50% वो लोग महिलाओं के लिए सीट का रिजर्वेशन का बात करते हैं, उसमें से कम 10 से 15% ही
मुस्लिम महिलाओं को सीट दे दिया जाए, अगर इतने ही मुस्लिम महिलाओं के हितैषी है। तीसरा झूठ इन्होंने गढ़ने का काम किया है ये कहते हुए कि वक्फ में जो संशोधन किया गया है वो आदिवासियों की जमीन का संरक्षण करेगा। ये जो बीजेपी के लोग आदिवासियों का और आदिवासियों के जमीन के हितैषी बनते हैं, 2014 में जब झारखंड में इनकी सरकार थी और ये लोग जब लैंड बैंक बना रहे थे और आदिवासियों का सरना मसना हड़गड़ी सारे जमीन को, गैर मजूरा आम जमीन को इन लोगों ने लैंड बैंक में डालने का काम किया अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए, और लगभग 201 से अधिक MOU साइन किए गए इन पूंजीपतियों दोस्तों के साथ यहाँ पे आदिवासियों का पारंपरिक जमीन को बेचने के लिए। तब इन लोगों का आदिवासियों के प्रति हमदर्दी कहाँ था? विधानसभा में इनकी सरकार थी, झारखंड में विधानसभा में मात्र 3 मिनट के अंतर्गत CNT SPT कानून, जो इस राज्य के आदिवासियों का सबसे बड़ा भूमि संरक्षण कानून है, उसको बदलने का इन्होंने कोशिश किया। तब इनको आदिवासी का जमीन का याद नहीं आया, आदिवासियों का इनको याद नहीं आया। 2014 में लैंड डिजिटलाइजेशन लाके सभी आदिवासियों का जमीन नहीं, पूरे झारखंड भर का जमीन को जो डिजिटलाइजेशन करने का कोशिश किया गया, आज आप देखेंगे यही कारण है कि हमारे गांव के लोग अपना जमीन का रसीद ले लेके एक इस अंचल से दूसरे अंचल कार्यालय से जिला कार्यालय घूमते हैं अपने जमीन में संशोधन, अपने भूमि में करेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि गलत तरीके से डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। और आज डिजिटलाइजेशन के कारण, लैंड डिजिटलाइजेशन के कारण दिल्ली, बंबई और गुजरात में बैठे हुए लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आदिवासी का जमीन कहाँ पे कितना जमीन है, और यहाँ पे सारा जमीन बंदरबाट हो रहा है। किसका करतूत है ये? किसका काला करतूत? बीजेपी के काला करतूत है ये। इसके अलावे ये लोग इतना आदिवासी के जमीन का हितैषी बन गया है अचानक से, जब वन संरक्षण अधिनियम में जब ग्राम सभा का प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया, और वही समय था कि जब बिल में कोई डिस्कशन नहीं हुआ लोकसभा में, हो हंगामा के बीच में इन्होंने उस कानून को पारित कर दिया जहां पे वन संरक्षण अधिनियम में ग्राम सभा का प्राथमिकता को हटा दिया गया है, आदिवासियों के अधिकार को हटा दिया गया है। तब बीजेपी के लोगों को आदिवासियों का ध्यान नहीं आया। ये केवल और केवल अपने जो हार है 2019 का हार झारखंड राज्य में और 2024 का हार इस झारखंड राज्य में, उस हार को ये लोग, उस हार से ये लोग तिलमिला गए हैं और यहाँ पे पोलराइजेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। पोलराइजेशन, और आप देखेंगे इनके जो बड़े लीडर्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो भी कागज से पढ़ के बोलते हैं। वो कागज कहाँ से आता है मैं आपको बतलाती हूँ। वो कागज इनके नागपुर हेडक्वार्टर से आता है, प्रिंटेड आता है। क्या बोलना है इनको, वहां के नागपुर के हेडक्वार्टर के लोग इनको बताते हैं। इनको यहाँ के लोगों से, यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के अल्पसंख्यकों से, यहाँ के दलितों से इनका ना कोई लगाव था और ना आगे लगाव है। इसीलिए मैं यहाँ से बीजेपी के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आदिवासियों का हितैषी बनना बंद करें। ये लोग केवल और केवल झूठ और भ्रम फैला के अपने काले करतूत पे ये लोग पर्दा डालना चाहते हैं और लोगों के मन से, आदिवासियों के मन से वो सब चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो इनके समय में इन लोगों ने आदिवासियों में डिस्ट्रक्शन और डैमेज जो लाया था उसका भरपाई ये लोग अब कर रहे हैं। मैं सिर्फ कल के जो रघुवर दास का प्रेस कॉन्फ्रेंस था इसकी चर्चा कुछ पर्दे में शिल्पी ने किया है, उसी पर फोकस करूंगा, इसलिए कि मेरा पड़ोसी भी है, हमारे बगल में ही रहता है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी साफ कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है इस बिल के माध्यम से। हमको लगता है कि रघुवर दास जी शायद अपना डिबेट, सब तो डिबेट सब नहीं सुना, पर कम से कम अपने मंत्रियों का डिबेट तो जरूर सुनना चाहिए था। उसके मंत्रियों ने लोकसभा में बड़ी साफ कहा कि हम इस बिल के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को मजबूत करना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। तो उसके मंत्री तो मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं दिल्ली में और ये कहते हैं
कि कांग्रेस और जेएमएम मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति कर, कितना विरोधाभास है दिल्ली और झारखंड में। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें की, अगर आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, दो बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस बिल के माध्यम से जो शेड्यूल एरिया का जमीन है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी हम वो बिल को बहुत ध्यान से नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको वो पढ़ के बताएंगे कहाँ है नहीं है, मगर ये शेड्यूल एरिया का जमीन तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, CNT SPT एक्ट में प्रोटेक्टेड है, फिर आप कहां से प्रोटेक्शन ला रहे हैं? एक ऑलरेडी कानून है और उसके ऊपर से बोलते हैं हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अरे भाई, जो CNT SPT एक्ट जो है, जो प्रोटेक्शन हमको दिया गया है शेड्यूल एरिया में, अगर इसी को ईमानदारी से आप पालन कर देंगे तो जमीन का समस्या समाप्त हो जाएगी। और कहना नहीं चाहिए, इन्हीं के लोग जो इधर रांची आसपास में जितने जमीन आदिवासियों को हड़पा है, यही लोग हड़पे हैं, इन्हीं के लोग हड़पे हैं। मैं अगर नाम नहीं गिनाना चाहता हूं, मगर उसका भी हम लोग सर्वे करके बताएंगे कौन कौन जमीन यहाँ के बीजेपी के लोगों ने हड़पा है। दूसरा, उन्होंने एक बात कहा कि लव जिहाद हमको तो समझ में नहीं आया, वो तो कितने पढ़े हैं नहीं पढ़े, हमको उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लव जिहाद से इस वक्त बिल का क्या मतलब हमको नहीं समझ में आया। वो कुछ कह रहे थे कि नहीं, लव जिहाद के माध्यम से जमीन कुछ लोग दूसरे मुस्लिम लोग ले लेंगे आदिवासी की जमीन और उसके बाद उसको वक्फ बोर्ड भी दे देंगे। हमको लगता है उसका शायद ऐसा ख्याल है, मगर इस लव जिहाद से कहीं भी वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन बिल उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर लव जिहाद की बात आपने पहले भी कही थी, आपको पता है कि पूरा चुनाव उन्होंने लव जिहाद पे लड़ा था और उसका फल देख लिया, चले गए। हम फिर से दोबारा आ गए, इन्होंने वही मुद्दा उठाया था, आपको याद है, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद। हम लोग उस समय भी कहा था कि लव जिहाद है, हो सकता है एक आध दो है मामला, हम नहीं कह सकते, मगर आप उस केस तो लाइए, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, लाइए, जांच कराइए, सजा दीजिए। आप वो नहीं किए, मगर पूरा चुनाव भर में यही कहे लव जिहाद, अब फिर वही बात कर रहे हैं कि आप लव जिहाद के माध्यम से अब जमीन हड़प लेगा। वक्फ बोर्ड कैसे हड़प लेगा भाई? हम समझ रहे लव जिहाद के माध्यम जो शादी क्या हो सकता है इधर उधर करे, नाम तो चेंज नहीं होगा, मगर हो सकता है उसका अधिकरण कुछ अपना अधिकार कुछ बताए, मगर इससे वक्फ बोर्ड को क्या फायदा हो? वक्फ बोर्ड वक्त क्या है, जमीन कैसे चले जाएगी? तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण हमको लगता है कि 7 साल पहले जब रघुवर की सरकार थी, उस समय इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन लाया था 7 साल पहले इसी विधानसभा में, और वो संशोधन आनंद फानन ने, जैसा शिल्पी ने कहा वैसे ही, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला वैसे कानून में आनंद फानन ने उसको तुरंत बिना डिस्कशन से पास कर दिया और उसको दिल्ली भेज दिया, ताकि दिल्ली के लोग उनको कहा होगा जरूर, दिल्ली भेज दिया। दिल्ली वाले वहां उसको टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन ये कहते हुए उसमें कुछ क्लोज लगा दिया कि कृषि का भूमि के बारे में कुछ बताया, वो वापस बिल फिर वापस आ गया, यहाँ पास होने के बाद वापस आ गया। उसमें क्या आपत्ति थी केंद्र सरकार की, हम बता दें, 2 मुख्य आपत्ति थी उसमें। एक तो जमीन अधिग्रहण के समय में सोशल इम्पैक्ट जो होता है, कि सोशल इम्पैक्ट स्टडी होता है, उसको इन्होंने वेव कर दिया था कि नहीं, ये नहीं होगा, इसलिए कि ये स्टडी कराने में